विद्वान आदमी चेयर पर बैठा है और मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। संजय झा जी मुस्कुरा रहे हैं उधर से। अरे भाई, आप अपना नौकरी बचाइए। नित्या बाबू, मखाना आयोग तो बनेगा, बनाना आयोग कब बनेगा? लीची आयोग भी बनवाइए। लगातार आपको इतना विद्वान कहा था, इसीलिए बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलता रहेगा और इसी चीनी मिल के चीनी से मैं आप लोगों के साथ बैठकर चाय पीऊंगा। बैठिए ना नित्या बाबू, बैठ जाइए। अरे राजा साहब, 98% लोग कहाँ देते हैं इनकम टैक्स? वो वोकल और लोकल लोगों के बीच में फंस गया। जैसे बिहार को बहुत बड़ी सौगात मिली। संजय झा जी मुस्कुरा रहे हैं उधर से, क्योंकि तो इस तरह के सौगात वो बहुत बार देख चुके हैं। मेरे लिए गौरव की बात है कि एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के सरकार में अभी मंत्री के रूप में काम कर रहे आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी इस सदन में मौजूद हैं और बिहार के दुख दर्द का मैं उनसे साझा करना चाहता हूं कि बिहार क्या था और किस तरह से सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट बिहार हुआ है, उसकी चर्चा मैं यहाँ करना चाहता हूँ आपके माध्यम से महोदय। 2000 में मैं बिहार विधानसभा का सदस्य था और उसी समय बिहार का बंटवारा हुआ था। रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर जब बहस हो रहा था देश की संसद में, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी, जो अब मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने बिहार के बंटवारे पर चर्चा करते हुए बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही थी। बिहार को 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने का बात किया था। आज भी उस पैकेज का बिहार का लोग बाट जो रहा है कि वो पैकेज कहाँ गया। महोदय, पिछले 60 सालों में क्षेत्रीय असंतुलन की दृष्टि से बिहार की जो स्थिति हुई है वह अपने आप में बेहद चिंताजनक है। कहीं और का रिपोर्ट होता तो आप लोग भी उसको मानने से सीधे तौर पर इनकार कर देते, लेकिन यह तो प्रधानमंत्री जी की खुद की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसी की रिपोर्ट के आंकड़े हैं और मैं उसी से कोट करना चाहता हूं। 1960-61 में बिहार में पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का 70% हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में बिहार का पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का लगभग 32% रह गया है। यानी अगर नेशनल एवरेज 100 रुपया है तो बिहार का पर कैपिटा इनकम केवल 32 रुपया है। इतना ही नहीं, 1960-61 में देश के कुल GDP में बिहार का योगदान लगभग 8% था, जो आज मोदी जी के रिजिम में घट के 4% रह गया है। बिहार में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की क्या स्थिति है, इसके लिए भी मैं कुछ स्पेसिफिक डेटा सदन में रखना चाहता हूं। सड़कों पर बिहार पर कैपिटा खर्च केवल 44 रुपया है, जबकि नेशनल एवरेज 117 रुपया है। इसी तरह से सिंचाई पर बिहार में पर कैपिटा खर्च केवल 104 रुपया है, जबकि नेशनल एवरेज 199 रुपया है। इसी तरह से नाबार्ड ने खुद अपने एक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि बिहार में बाकी देश के मुकाबले एग्रीकल्चरल लोन का जो डिसबर्समेंट है वो काफ़ी कम है। यानी देश की लगभग 9-10% आबादी वाला राज्य, वहाँ अगर आर्थिक विकास के सभी पैरामीटर पर इतना पीछे हैं तो ऐसे में आप देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कैसे कर सकते हैं और कौन इस पर विश्वास कर सकता है? केवल यही नहीं, अगर नीति आयोग की भी रिपोर्ट आप पिछले तिमाही या पिछले 6 महीने का आप देख लें तो जो 28 बड़े राज्य हैं देश में, उसमें प्रायः सभी मानकों पर, चाहे वहाँ स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा व्यवस्था हो, औद्योगिकरण के मामले में प्रायः या तो 28वें स्थान पर और नहीं तो 27वें स्थान पर बिहार चला गया है। शर्म की बात। मैं
इन आंकड़ों के आधार पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि बिहार का विकास इस सरकार की प्राथमिकता में कहीं भी नहीं है। जबकि ठीक इसके उलट जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बिहार ने पहले आपको 32 सांसद दिया, उसके बाद आपको 39 सांसद 2019 में दिया, इस बार थोड़ा घटा है, इस बार आपको 30 सांसद दिया। 2015 में जब आदरणीय नीतीश जी अलग थे, उस समय भी किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिहार की बोली लगाई थी, बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप सब कई बिहार के सांसद यहाँ भिन्न भिन्न दलों के बैठे हुए हैं। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 1,25,000 करोड़ अंत में घोषणा हुआ। ठीक दूसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी का इश्तहार अखबार में आता है और उस 1,25,000 करोड़ में केवल 17,000 करोड़ का नया पैकेज का घोषणा था। बाकी जो पुरानी योजनाएं थी उसी को पैकेज में घोषणा के रूप में घोषित किया गया था। बहुत सही गणित। अरे भाई, आप अपना नौकरी बचाइए नित्या बाबू, लेकिन कुछ सही बात भी सुनना चाहिए, तभी जाके कुछ कर सकते हैं। मंत्री पहले भी थे बिहार के, हम लोग भी मंत्री थे, लेकिन उसमें लगता था, एक धमक थी, दिल्ली की सरकार में हनक थी, जो आज तो कोई जानता ही नहीं है कि कौन कौन मंत्री हैं। हम आपको साफ तौर पर कहना चाहते हैं और कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहेंगे जिसमें सच्चाई नहीं हो। हाँ, बैठ जाइए, बैठिए ना नित्या बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे लंबा हो गया, आप भी उसी 2000 के विधानसभा में थे। नहीं, उनका माइक इनका ऑन है। ये जो सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि इस बजट में बिहार के बारे में एक फिर घोषणा की गई कि वहां पर फूड प्रोसेसिंग का नेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और आप जहां से आते हैं वहां केले की बड़ी खेती होती है, क्वालिटी बनाना वहां बनता है, लेकिन मखाना आयोग तो बनेगा, बनाना आयोग कब बनेगा? वहीं आपके बगल में इतना बढ़िया लीची आता है, लीची आयोग भी बनवाइए, उसका भी ये हो। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वह पर्याप्त संख्या में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना। और पिछले साल से, पिछली सरकार से, उस समय भी पारस जी फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई, अभी उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी उसी विभाग के मंत्री हैं। लेकिन बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है, इसके लिए भी मैं एक दो आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं। शर्म से सिर झुकना चाहिए कि क्या बिहार के साथ हो रहा है। लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को एक अनस्टार्ड क्वेश्चन के जवाब में कृषि मंत्रालय ने जो आंकड़ा दिया, 1% उसके अनुसार बिहार में आप भी जवाब दे, आपका नंबर आएगा तब आप कोल्ड जवाब स्टोरेज दीजिएगा। की संख्या है 313, जबकि अकेले गुजरात में 1000 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज है। शर्म करो। और उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की संख्या लगभग 2500 है। अब एक तरफ तो आप लंबी लंबी घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है और उसमें जितना आप पैसा दे रहे हैं बिहार को, उसके लिए भी मैं एक आंकड़ा और आपको बता देना चाहता हूं। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए राज्यों को जो आर्थिक मदद देता है, उसमें बिहार को 2021-22 में मिला 33 करोड़ रुपया, 2022-23 में मिला फिर से 33 करोड़ रुपया, और 2023-24 में यह राशि घट के हो गई 32 करोड़ रुपया। तो यह तो है आपके कथनी और करनी में फर्क, इसको समझना चाहिए। अब देखते हैं कि पहले जो घोषणाएं आप लोगों ने की है, आदरणीय रविशंकर जी प्रसाद जी जब आईटी मिनिस्टर थे
तो उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था कि बिहार में बेंगलुरु और हैदराबाद की तरह आईटी पार्क स्थापित करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर खोले जाएंगे। 10 साल बीत गया, लेकिन मेरे ख्याल में एक कॉल सेंटर भी बिहार में स्थापित नहीं हुआ। अब चीनी मिल की बात कर लेते हैं। यहीं 1960, 61, 62 जब आदरणीय मांझी जी उस समय कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, तो उसी बिहार में 27% चीनी बिहार नेशनल किटी में देने का काम करता था। और अभी डबल इंजन की जब सरकार है तो अब वो घट के 2% से भी नीचे चली गई। प्रधानमंत्री जी एक बार मोतिहारी गए और चुनाव के समय में, अभी जैसे बजट आया है, बिहार बिहार हो रहा है, बिहार में बाहर फिर से आ रहा है, तो उसी तरह से वहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगली बार जब मैं आऊंगा, इस बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलता रहेगा और इसी चीनी मिल के चीनी से मैं आप लोगों के साथ बैठकर चाय पीऊंगा। आज भी वो चीनी मिल उसी स्थिति में है। कोई चीनी मिल खुला नहीं, कि कोई बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकल नहीं रहा है। तो ये स्थिति, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार को एक सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट करने की जो आपकी राजनीतिक साजिश है, केवल वोट लेना है वहां के लोगों का और फिर बिहार को पिछड़ेपन का शिकार बना के रखना है। और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण मैं देखता हूं कि बिहार को सिस्टमेटिकली इसलिए नेग्लेक्ट किया जा रहा है कि वो जो बड़े उद्योग घराने हैं, बड़े उद्योग धंधे वाले लोग जो इस देश में हैं, उनके दबाव में आपकी सरकार काम करती है, आपकी सरकार नीतियां बनाती है और वो लोग चाहते हैं कि बिहार एक लेबर फैक्ट्री के रूप में पूरे देश में काम करे। बिहार के लोग उन बड़े कल कारखानों में बिहार से निकल के आके उन कारखानों में काम करें ताकि उनका उद्योग धंधा ठीक से चलता रहे। इस बार एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी घोषणा हुई। चुनाव का साल है, 6-8 महीना बाद है, लेकिन वहीं पताही एयरपोर्ट, पूर्णिया का एयरपोर्ट है, भागलपुर का एयरपोर्ट है, पहले से जो काम करता था वो फंक्शनल नहीं हो पाया। एक और मेरे साथी हैं, लोकसभा में काम करते हैं, वो भी लगे हुए हैं कि सोनपुर में एयरपोर्ट हो जाए, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब से आपके साथ सरकार चला रहे हैं, लगातार एक बात इमोशनली वो बात करते रहे हैं कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। बिहार में लगातार जो बाढ़ की समस्या है, जो सूखे की समस्या है, जब तक आप बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं देंगे तब तक बिहार लो इनकम स्टेट से मिडिल इनकम स्टेट के ग्रुप में नहीं आएगा, बिहार की आर्थिक बदहाली दूर नहीं होगी। लेकिन कभी भी आपकी सरकार उनकी बात को नहीं सुना और हम इस बात को फिर दोहराते हैं। पटना विश्वविद्यालय की मांग भी मुख्यमंत्री जी हमेशा पब्लिक मीटिंग में करते रहे, लेकिन उनकी भी एक नहीं सुनी गई। पटना विश्वविद्यालय जैसा लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जिससे हजारों अफसर निकले, हजारों डॉक्टर बड़े बड़े हुए, हजारों इंजीनियर हुए, जिनका देश में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर उसको भी सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। बिहार के साथ इस तरह का उपेक्षा और अपमान लगातार, आपको इतना विद्वान कहा था इसीलिए आपका टाइम पहुंच ना, तो 2 मिनट। हाँ, वही कहने की तो देना चाहिए। खत्म करिए। बिहार जैसे गरीब स्टेट के पर इस तरह का राजनीति बंद होना चाहिए और बिहार में जहां नालंदा विश्वविद्यालय था, पूरे दुनिया भर से लोग वहां पढ़ने आते थे। देश की मेहनत आज ज्ञान की फैक्ट्री बिहार, मेहनत और ज्ञान, बुद्धिज्म वहां, जैनिज्म वहां,
सिखिज्म वहाँ सबका कल्चरल सेंटर रहा है और बिहार की उपेक्षा और अपमान आप ज़्यादा दिनों तक करेंगे तो लोग वहाँ के कम इनकम वाले लोग हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली वो सजग स्टेट है। वो आने वाले चुनाव में आपको सीख देंगे, आपको कान पकड़ के बाहर करेंगे। इतना ही कह के मैं फिर से सभापति महोदय आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। हालांकि आपने बीच में घंटी बजा दी, लेकिन कोई बात नहीं, बिहार के साथ इस तरह का अत्याचार आप न तो करिए और न सरकार को करने दीजिए, तभी जाकर इस बजट का कोई मतलब होगा। और इस बजट पर जब बजट आ रहा था उस दिन हम अपने एक सीनियर कलीग से बात कर रहे थे तो कि क्या किस तरह का बजट है, तो मेरे सीनियर कलीग ने कहा कि ये जो बजट है वो वोकल और लोकल लोगों के बीच में फंस गया। जो 2% लोग हैं जिनको 12 लाख का झुंझुना थमाया जा रहा है कि बस उसमें नहीं लगेगा, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन 98% लोग, अरे राजा साहब 98% लोग कहाँ देते हैं इनकम टैक्स, तो ये हम लोग लोकल का भी ख्याल करिए।